हेलो एवरीवन। सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। और प्रीवियस ईयर में हम लोग जो पेपर कर रहे थे वो हमारा था एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन 2017, जो कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था 18 में। और पहले इसमें ये होता था 200 क्वेश्चंस आते थे, तो इसमें हमने 100 कर लिए हैं ऑलरेडी डिस्कस। और आज का जो हमारा टारगेट है वो हमारा है 101 टू 150, तो उनको करेंगे। और अभी तो 150 क्वेश्चंस ही आते हैं क्योंकि 50 जीएस के हो गए। अब ये पुराना पेपर है तो पहले इसमें 200 क्वेश्चंस आते थे, तो इसमें हम लोग एक तो रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, तो हम लोग देखेंगे कितना हम लोग को याद है। बाकी उसके साथ कुछ नए भी मिलेंगे तो उनको नोट डाउन करके, और जो आपको डाउट होते हैं उसके उन क्वेश्चन के सामने कोई भी आप मार्क बना के अपने फ्यूचर के लिए नोट डाउन कर लें कि वो हमें रिवाइज़ करना है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, टाइम कम होगा, और जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो आप सिर्फ उन क्वेश्चंस पे काम करेंगे तो वो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप देख ही पा रहे हैं पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा, तो वो काफ़ी इजी है और सभी को पता भी है, तो हम लोग देख लेते हैं। भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने निम्नलिखित में से किस आधार पर किया है। तो विलियम वाइजर का तो पता ही है उन्होंने किस पे काम किया है, और उन्होंने काम किया जजमानी रिलेशन पे, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक क्या है। तो ग्रामीण और नगरीय में जो मेन कारक है वो ये है, भाषा विभिन्नताएं, जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं, पारिवारिक विभिन्नताएं, या फिर राजनैतिक विभिन्नताएं। तो जो मेनली विभिन्नताएं हैं वो हैं डिफरेंसेस इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व में विभिन्नताएं। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। और भारत में ग्रामीण और नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक यही है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगरों के अस्तित्व में आने का क्या कारण है। तो नगर क्यों अस्तित्व में आया, इसका क्या कारण है। तो नगर किस वजह से, वह कृषि के विकास की वजह से तो होगा नहीं, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस की वजह से भी नहीं होगा, औद्योगिकरण की वजह से होगा, या फिर ये तीनों। तो तीनों तो होंगे नहीं क्योंकि जब ये दोनों है नहीं, तो फिर ऑप्शन सी हो जाएगा, औद्योगिकरण की वजह से नगरों का विकास हुआ, यानी नगर अस्तित्व में आने लगे। जितना इंडस्ट्रीज लगी उतना आगे डेवलपमेंट होता रहा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की असफलता के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन पंचायती राज के फेलियर सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इलिटरेसी की वजह से हुआ, कास्टिज्म की वजह से हुआ, करप्शन की वजह से हुआ, या फिर सारे ही सही हैं। तो ये जब कोई चीज़ फेल होती है तो वैसे भी किसी सिस्टम में ये सारी ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट डालती हैं, तो ये सारी ही चीज़ें हो जाएंगी, तो सभी सही हो जाएंगे। अशिक्षा, जातिवाद, भ्रष्टाचार, इन सभी की वजह से पंचायती राज जो भी असफलता हुआ वो इसके लिए उत्तरदायी ये सारे कारक हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। पंचायती राज की जो अनुशंसा की गई, या पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाय, तो पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन 1957। तो ये तो सभी को पता ही है, बलवंत राय मेहता कमेटी जो रिपोर्ट थी 1957, तो उसमें पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी या उसके द्वारा रिकमेंडेड थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो थी उसको प्रतिवर्तित किया गया था कब। तो 21 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1999, या फिर 11 अप्रैल 2000, या फिर 30 अप्रैल 2001। तो जो ये थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वो 1 अप्रैल 1999 में प्रवर्तित किया गया था। और ये जो है ये पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा पूछी जाती रहती है, और वैसे भी बहुत बेसिक है तो सभी को पता भी होगा। नौकरशाही की अवधारणा किसने दी है, ब्यूरोक्रेसी की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है। तो वो तो पता ही है, कॉन्ट, मार्क्स, पार्सल्स या वेबर। तो वेबर में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाया है।
ब्यूरोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और उस पर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपको भी देखना है तो आप मैक्स वेबर का जो फुल लेक्चर है वो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हेन इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट वाज पास। तो भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ है। मैंने देखा है कि एमपी के जितने भी पेपर होते हैं उसमें ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन अभी जो हुआ था 24 वाला उसमें भी पूछा गया था, तो ज़्यादातर ये रिपीट होता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लर्न कर लेना अगर किसी को नहीं पता है। तो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो 1926 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष का कौन सा कारण नहीं है। इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का कारण कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। तो अधिक मजदूरी की मांग, अधिक लाभ, या श्रमिकों की अशिक्षा, या नेताओं की गिरफ्तारी। तो अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कारण कौन सा नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अधिक मजदूरी की लाभ तो कारण होगा, लेकिन अगर अधिक लाभ होगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो इस वजह से अधिक लाभ जो है वो इसका इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का कारण नहीं है। और अशिक्षा भी होगा, नेताओं की गिरफ्तारी भी होगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का लाभ है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ठीक है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, उसका लाभ कौन सा है। पारस्परिक सद्भावना की स्थापना, औद्योगिक शांति, उत्पादकता में वृद्धि, या फिर सारे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उसमें फॉर्मेशन ऑफ म्यूचुअल गुडविल भी होगा, इंडस्ट्रियल पीस भी होगा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी भी होगी। तो इसी वजह से सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की, उसमें 2-3 पूछा है, तो उसमें से हमें देखना है कौन सी है। तो परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, ये वाली है। होमोजिनिटी एंड लैक ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस, सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, या फिर सारे सही हैं। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की जो विशेषता है वो है केवल प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, क्योंकि उसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण की तो बात होती नहीं है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में सब आगे निकल के बात करते हैं। होमोजेनिटी तो कहीं से दिखती ही नहीं है, हेट्रोजेनिटी होती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। कॉन्शियसनेस तो ज़्यादा होती है, उसमें लिखा है कमी, तो कमी तो होगा नहीं। और कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है, केवल इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, पहले तो होता नहीं था। तो इस वजह से आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन की कौन सी विशेषता है, पश्चिमीकरण की कौन सी विशेषता है। तो पश्चिमीकरण की विशेषता है जटिल प्रोसेस, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, तटस्थ अवधारणा होती है। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, तो ये भी सही है। चेतन और अवचेतन प्रक्रिया होती है। तो इस वजह से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हो जाएंगे। वेस्टर्नाइजेशन की ये सारी ही विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो वो देख लेते हैं। जाति व्यवस्था में भोजन पर प्रतिबंध पाया जाता है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था में संस्तरण पाया जाता है। जाति व्यवस्था में संस्तरण नहीं पाया जाता। तो ऑलरेडी उन्होंने दिखा दिया कि ये वाला गलत है, क्योंकि हायरार्की तो पाई जाती है, कास्ट सिस्टम होता है, और भोजन पर प्रतिबंध भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी है, एसेस ऑन मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। तो बहुत पूछी जाती है। एसे ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑन इंडिया दुबे की है, योगेन सिंह की है, एम एन श्रीनिवास की है, या फिर डेनिस रॉक की है। तो ये है योगेन सिंह की। काफ़ी पूछी जाती है, यूजीसी नेट हो, पीजीटी हो, और बहुत पुरानी भी है, फिर भी आती रहती है, तो उतनी ही आपके लिए नई भी हो जाती। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हु हैड प्रोपाउंडेड द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन।
तो मैंने ये देखा है कि ये जो थ्योरीज़ हैं डेमोग्राफी में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती रहती हैं। और ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ये तो कई बार पूछी गई है डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में, तो इसको आप लर्न कर लेना, यूजीसी नेट में भी आती है और भी कई जगह मैंने इसको देखा है, तो इस पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैकाइवरम पेज, डाल्टन कारसेंडर्स, रेडमंड मोरी, ग्लिन, तो ये है डाल्टन और कारसेंडर्स की थ्योरी, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन यानी अनुकूलतम जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत, ये प्रतिपादित किया है डाल्टन और कारसेंडर्स ने। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया है यानी मजबूत किया है? तो किस संशोधन ने किया है? तो आप जानते हैं पंचायती राज में सबसे इम्पोर्टेंट जो भारतीय संविधान का संशोधन है वो है 73 अमेंडमेंट। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज की बात करता है। धर्म की अपनी व्याख्या में किसने पवित्र और लौकिक के मध्य अंतर स्थापित किया? तो सेक्रेड एंड प्रोफेन पता ही है, दुर्खीम है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बहुत ही पहले सिंपल पेपर आते थे, क्योंकि तब इतना ज़्यादा कंपटीशन तो था, लेकिन इतना लेवल हाई नहीं था। लेकिन अभी क्या है, पेपर जो भी है सिलेबस तो हमारा सेम ही है, पर उसमें क्या हो गया है, अब वो बार बार वही रिपीटेशन तो कर नहीं सकते, तो बहुत डीप पूछने लगे। पहले क्या था, सिंपली आपको फैक्ट की तरह लर्न करनी होती थी चीज़ें, अभी आपको मीनिंग की तरह और उसके अंदर जाने की, समझने की नीड हो गई। तो अभी ये काम आपको करना है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री समाजशास्त्र का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं, तो वो कौन कौन से स्तर पे करते हैं वो आपको बताने हैं। प्रिमिटिव एंड मॉडर्न, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, माइक्रो एंड मैक्रो और नन ऑफ दीज। तो वो माइक्रो और मैक्रो की बात करते हैं, यानी कुछ सूक्ष्म स्तर पर और कुछ बृहद स्तर पर स्टडी होती हैं, सोशलॉजिकल स्टडीज़। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयोगात्मक शोध में 2 प्रकार के समूहों का यूज़ करा जाता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है तो उसमें क्या होता है, 2 ग्रुप बनते हैं, एक पे हम कंट्रोल करते हैं और एक पे हम कंट्रोल नहीं करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किसमें कितना चेंज हुआ। तो 2 प्रकार के समूहों का यूज़ होता है, एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं, यानी एक को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल, और दूसरे को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो दूसरे को क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया ही है, मेजरमेंट ग्रुप, कंट्रोल और रेफरेंस सब ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल का नाम लिया था। तो कंट्रोल यानी एक नियंत्रित समूह होगा और एक अनियंत्रित होता है, फिर हम दोनों में देखते हैं क्या चेंज हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकट और अप्रकट प्रकारों का वर्गीकरण किसने दिया है? तो आपको पता ही है, मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन की बात कौन करते हैं? मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन की बात करते हैं पार्सन, वो मर्टन। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोजर ने संघर्ष के 2 प्रकारों को बताया है, वो कौन से टाइप हैं? तो मैंने कोजर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है अपनी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में, तो अगर आपको भी उनके आइडियाज़ को डीप में अंडरस्टैंड करना है तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हो। और अगर आपको नॉर्मली ऐसे आइडिया लेना है तो उतना तो आपको पता ही होगा, जैसे उनकी बुक हो गई, उनका कॉन्सेप्ट हो गया, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही। और कुछ नया जानना चाहते हैं तो आप लेक्चर देख सकते हैं। तो कोजर ने कौन से 2 टाइप के बताए हैं कॉन्फ्लिक्ट? वो बताए हैं वास्तविक, मिथकी, यथार्थ, काल्पनिक, वैयक्तिक, अवैयक्तिक, वास्तविक और अवास्तविक। तो उन्होंने बताया रियलिस्टिक एंड नॉन रियलिस्टिक, वास्तविक और अवास्तविक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालिनोव्स्की के प्रकारवाद को बहुधा कहा जाता है। तो मालिनोव्स्की का जो फंक्शनलिज्म है उसको हम क्या कहते हैं? तो जब हम आपको फंक्शनलिज्म पढ़ा रहे थे तब उसमें हमने आपको सारे ही बताए थे कि किसके फंक्शनलिज्म को क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैंने देखा है यूजीसी नेट में और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें सभी का पूछा जाता है कि किसने किसको क्या कहा। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर हमें चीज़ें नहीं पता रहती, याद नहीं हो पाती कि किसने क्या कहा है। तो मैंने अपने फंक्शनलिज्म वाले लेक्चर में आपको क्लियरली बताया है किसके फंक्शनलिज्म को क्या कहा जाता है। तो अगर आपको बाकी के भी फंक्शनलिज्म को देखना है तो आप लेक्चर हमारा देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मालिनोव्स्की का। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है, क्योंकि ज़्यादा उन्होंने कन्फ्यूज़न वाला दे नहीं रखा है। तो सांस्कृतिक प्रकार्यवाद या संस्थागत प्रकार्यवाद या व्यक्तिपरक प्रकार्यवाद या फिर सामाजिक प्रकार्यवाद, तो उसको कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म, क्योंकि उनका व्यक्तिवादी पर है तो व्यक्तिपरक प्रकार्यवाद कहते हैं। बाकी मैंने आपको पार्सन्स का, मर्टन का
और बहुत सारे जो भी फंक्शनलिज्म में हैं उन सभी के फंक्शनलिज्म को क्या कहते हैं वो सब कुछ बताया है। तो अगर आपको भी जानना है तो वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड अटेम्प्ट्स टू ऑब्जर्व एक्शन इन इट्स नॉर्म्स एंड नेचुरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये हम किस में देखते हैं, ये हम देख लेते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, क्वेश्चनर में, इंटरव्यू में या कंटेंट एनालिसिस में। तो हम जब किसी भी चीज़ को उसकी स्वाभाविक परिस्थिति के रूप में देखेंगे, सामान्य परिस्थिति के रूप में देखेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी सहभागी अवलोकन। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का कौन सा टाइप नहीं है ये पूछ रहा है। तो ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या था, लीनियर और कर्विलियर और रेखी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वैश्विक और वस्तुनिष्ठ, सरल एवं बहुगुणी और सारे सही हैं। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था और इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दिया गया था। तो हम लोग भी इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर नहीं मानते हैं। तो देख लेते हैं इसको डिलीट क्यों किया गया, क्योंकि इंग्लिश में कह रहा था कौन सा टाइप नहीं है और हिंदी में कह रहा था कौन सा टाइप है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो वैसे तो ज़्यादातर इंग्लिश वाले को सही माना जाता है, लेकिन आयोग ने यहाँ डिलीट कर दिया था क्योंकि इसके दो, अगर हिंदी वाले बच्चे करेंगे तो दूसरा आंसर लगाएंगे और इंग्लिश वाले करेंगे तो दूसरा लगाएंगे। तो अगर हम माने कि कौन सा टाइप है तो इसमें ये दोनों टाइप आ जाएगा, लीनियर और ये सिंपल एंड मल्टीपल। वैसे लीनियर और वक्ररेखी को पहले माना गया था हिंदी में, और उसके बाद अगर माने कि कौन सा नहीं है तो ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यही इस रहा होगा डिस्टर्बेंस, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो चलिए हम लोग ने समझ लिया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है हमारा, हु क्वाइंड द टर्म प्राइमरी ग्रुप एंड अप्लाइड इट टू फैमिली। तो प्राथमिक समूह शब्द जो था उसका निर्माण किसने किया और इसका प्रयोग परिवार के लिए किसने किया। तो ये भी बहुत अच्छा है, तो पता ही है प्राइमरी ग्रुप की बात कौन करता है, कूले ही करते हैं। पर कहीं पे पूछ ले कि इनकी कौन सी बुक थी, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनकी बुक थी, जो कि पूछी भी जाती है। अब कहीं इसका ईयर पूछ ले, क्योंकि आजकल जो भी बुक लर्न करनी है उसको ईयर भी पता होना चाहिए। तो 1909 में पब्लिश हुई थी, तो इसलिए आप ये भी लर्न कर लें। और मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो मैं डिस्कस कर देती हूँ। वो कोई कंपल्सन नहीं होता है कि आप उसको देखें या लर्न करें। अगर किसी को ठीक लगता है तो वो देख सकता है, अगर किसी को एक्स्ट्रा चीज़ें लगती हैं तो वो स्किप करके सिर्फ रैंडमली अपने क्वेश्चंस को आंसर को चेक कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको और भी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत रहती है, जो सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व करते हैं बल्कि वो एक्स्ट्रा चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। तो उनके लिए मैं ये काम कर रही हूँ। जिनको ये ठीक लगता है वो ये देख सकते हैं, बाकी लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटस सीक्वेंस। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया स्टेटस सीक्वेंस की बात किसने करी है। जो मेरा कॉन्सेप्ट की वीडियो आती है उसमें आपको जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे ही कवर करूँ। सारे तो नहीं कर सकती हूँ, कुछ रहेंगे, लेकिन इतना तो है, इतना जितने नॉर्मली कॉन्सेप्ट मेन रहते हैं वो सभी मैं कॉन्सेप्ट, बुक्स, डेफिनेशन सब कुछ कवर कर रही हूँ। तो अगर आप रेगुलरली देखते रहेंगे तो ये सब कुछ तो पता ही चल जाएगा। तो स्टेटस सीक्वेंस उसी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि है आपको याद ही हो गया होगा, मर्टन का। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। वो है, मर्टन ने पूर्वाभासी सामाजिकरण की अवधारणा को अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है ये मैंने बहुत अच्छे से आपको 2 मिनट जिस्ट में समझा रखा है विद एग्जांपल। तो आप भी देख सकते हैं अगर आपको 1 वर्ड में लर्न करना है इसका मीनिंग। बाकी हम लोग देख लेते हैं मर्टन ने एंटीसिपेटरी की अवधारणा को अपनी किस विवेचना में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने इसको जो प्रस्तुत किया था प्राइमरी ग्रुप की तो वो बात करते ही नहीं है, वो बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप की। तो रेफरेंस ग्रुप में ही उन्होंने इसको वो किया है। और रेफरेंस ग्रुप में उन्होंने रेफरेंस, कई बार मैंने बताया है, रेफरेंस इंडिविजुअल की बात करते हैं ना कि ग्रुप की, तो वो भी आपको याद रखना है। और पॉजिटिव नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप अगर रहेगा तो वो न्यूकॉम का है, तो वो भी पूछा जाता है। इसलिए हम दोनों ही चीज़ें बार बार रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, टायलर की संस्कृत की परिभाषा में दो मूलभूत चीज़ें हैं जिन्हें सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। तो इनमें से एक है ज्ञान। तो एक तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है टायलर ने जो कल्चर की परिभाषा दी उसमें दो की पॉइंट बताए हैं और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में जब आएंगे तो सीखेंगे। तो उसमें से क्या सीखते हैं, एक तो ज्ञान सीखते हैं, दूसरा क्या सीखते हैं, क्षमता, नैतिकता या सच्चाई या शिक्षा। तो आपको भी पता चल रहा होगा लेकिन फिर भी आप लर्न कर लेना। दूसरा जो है वो है क्षमता। तो ऑप्शन जो यहाँ पे है 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से टायलर ने ज्ञान एंड क्षमता की बात की अपनी कल्चर की डेफिनेशन में। तो ये भी लर्न कर लेना, कहीं पूछ ले वो आपकी बात क्षमता दे दे, दूसरा पूछ ले तो क्या होगा, ज्ञान होगा। तो इसलिए आपको दोनों ही पता होना चाहिए। तो इस तरह से नॉलेज एंड कैपेबिलिटी की बात की उन्होंने। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का समुच्चय क्या कहलाता है। तो एक व्यक्ति की जब अनेक परिस्थिति होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्टेटस सेट। तो हमारा आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा, मतलब परिस्थिति पुंज। द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ मार्क्स इज़ बेस्ड ऑन। तो ये तो वैसे पता भी है और मैंने मार्क्स को पढ़ाया भी है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ही उनके आइडियाज़ को डिस्कस किया है, बहुत कुछ डिटेल में बताया है। तो अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, मार्क्स का जो संघर्ष सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, तो वो हो जाएगा वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, प्रजाति संघर्ष या पीढ़ी अंतराल। तो वो हो जाएगा आपका क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मीट थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन, मीट्स का जो सिद्धांत है वो किस पे बेस्ड है। तो हम आपको मीट भी पढ़ा चुके हैं अच्छे से ही, तो ये भी पता है, और नहीं भी आपने देखा होगा तो भी आप कर ही लेंगे। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी उनकी बुक का ही नाम है। तो इस वजह से ये तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हु बिलीव दैट डेविएंस इज़ अ रिजल्ट ऑफ गैप बिटवीन गोल्स ऑफ अ कल्चर एंड अप्रूव्ड मीन्स ऑफ मीटिंग दीज गोल्स। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया कि ऐसी बात किसने की है जिसमें दो चीज़ों की बात करते हैं, वो एक तरफ कल्चरल और दूसरी तरफ मीन्स की बात करते हैं, जिसमें प्लस और माइनस की बात होती है। अब मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे ही दी है और आप समझ भी गए हैं। तो किसकी मान्यता है कि विचलन एक संस्कृति के लक्ष्य और उनको प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों के मध्य अंतराल का परिणाम है। मार्क्स, दुर्खीम और मर्टन और पार्सन्स। तो एनोमी की तो वैसे भी इन्हीं दो लोगों ने बात की और उसमें एनोमी की नहीं, कल्चर की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मर्टन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। ऑस्कर लेविस के अनुसार जब निर्धनता अनेक पीढ़ियों में संचारित हो जाती है तो वो क्या बन जाती है। तो जब अनेक पीढ़ी में संचारित होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कल्चर, हैबिट, ट्रेट या नन ऑफ दीज। तो जब वो कई पीढ़ी में संचारित होगी तो उसे हम कहेंगे कल्चर। ऑस्कर लेविस के अनुसार जब निर्धनता कई पीढ़ियों में संचारित होगी तो वो बन जाएगी एक कल्चर। और इसी तरह ऑस्कर लेविस ने बात की कल्चर ऑफ पॉवर्टी की। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत वसन अपराधी की विस्तृत व्याख्या सबसे पहले किसने की। तो वाइट कलर क्राइम की जहाँ बात आती है वहाँ आंसर हमारा सदरलैंड होता है। लेकिन वाइट कलर क्राइम में जो मैंने एक डेफिनेशन आपको बताई थी जिसमें वो कह रहे थे कि उच्च वर्गों के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसमें सदरलैंड नहीं आंसर था, उसमें टैफ्ट था। तो वो इसी पेपर में आया था और मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन में बता भी चुकी हूँ और अभी मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दी है कि आप उसको रिवीजन कर लेना। वाइट कलर क्राइम को देखते हुए सदरलैंड वहाँ पे मत करना, बाकी ज़्यादातर में सदरलैंड ही होता है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सिख, जैन, बौद्ध को सम्मिलित करते हुए हिंदुओं को तलाक कानूनी रूप से मान्य करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से एक को सम्मिलित नहीं किया गया। तो किसको सम्मिलित नहीं किया गया वो हमें देखना है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो था उसमें सिख, जैन, बौद्ध ये तो सम्मिलित थे, इसके अलावा और कौन सम्मिलित नहीं है वो हमें देखना है। तो अनुसूचित जातियाँ सम्मिलित हैं और अन्य पिछड़ी जातियाँ भी सम्मिलित हैं, लेकिन जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब इसमें इंक्लूड नहीं है। डेविस एंड मूर रिगार्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज, सामाजिक स्तरीकरण को डेविस और मूर किस रूप में देखते हैं। तो वो देखते हैं प्रक्रियात्मक आवश्यकता, संघर्ष का कारण,
दोनों प्रक्रियात्मक आवश्यकता और संघर्ष का कारण या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो देखते हैं प्रक्रियात्मक आवश्यकता, फंक्शनल नेसेसिटी की बात करते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये किसका विचार है कि जजमानी व्यवस्था भारतीय गाँव को एक स्वयं संपूर्ण समुदाय के रूप में बनाए रखने में सहायता करती है। तो विलेज एज अ सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी ये जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है, जजमानी सिस्टम सर्व्स टू मेंटेन द इंडियन विलेज एज अ सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी। तो ये किसका है, गाउल्ट, लीच, वाइजर या फिर मजूमदार। तो ये वाला जो कोटेशन है, तो अब जजमानी सिस्टम है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, वाइजर, लीच या फिर मजूमदार। तो इसका आंसर होगा वाइजर ही, कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोरोकिन ने गतिशीलता के 2 प्रकारों की बात की, तो एक तो हॉरिजेंटल है और दूसरा क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, दूसरा है वर्टिकल। तो वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल जो टाइप ऑफ मोबिलिटी है वो सोरोकिन ने बताई है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण का पिता कौन है। तो इसी में जो कोई दूसरा पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था, जब सामाजिक जो संरचना है या स्ट्रक्चरल फंक्शनल की अगर बात होगी तो सबसे पहले बात किसने की संरचना की, वो स्पेंसर ने ही की है। तो सामाजिक संरचना के पिता दृष्टिकोण के प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के पिता कौन बने, तो वो भी स्पेंसर ही बनेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरव्यू कैन बी क्लासिफाइड, इंटरव्यू जो है वो किन किन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये देख लेते हैं, ये किया जा सकता है पर्सनल एंड ग्रुप इंटरव्यू। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार भी होता है और ग्रुप साक्षात्कार भी होता है, जैसे FGD वगैरह हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो गया, तो वो हमारा ग्रुप इंटरव्यू हो जाएगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है, डायरेक्ट हमने बातचीत कर ली, इनडायरेक्ट हमने फ़ोन पे पूछ ली। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू भी तो वो तो होता ही है। तो ऑप्शन हमारे सारे ही सही हो जाएंगे, तो हमारे सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह मत किसका है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी और अपने डेफिनेशन वाली बुक में भी प्लेलिस्ट में भी बता चुके हैं। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप की बात होगी वहाँ सीधा आंसर आपका जॉनसन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना है, ग्रुप से जॉनसन को कर देना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा आ चुकी है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के कुर्ग के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की विवेचना में श्रीनिवास ने किन अवधारणाओं को विकसित किया है। तो श्रीनिवास ने कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ किए हैं वो आपको बताना है। तो उन्होंने संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन की बात की है, संस्कृताइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, या फिर वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, या फिर ब्रह्मनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो वो इन्हीं दो की करते हैं, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन की बात, संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जो परिवारवाद है किस समाज की उत्कृष्ट और मूलभूत विशेषता है। फेमिनिज्म इज द आउटस्टैंडिंग एंड फंडामेंटल ट्रेंड ऑफ विच सोसाइटी। तो परिवारवाद किस समाज में मेनली होता था, ये आपको बताना है। तो अभी तो आप देख ही रहे हो अर्बन में क्या होता है, सुबर्ब में भी क्या होता है, सेमी रूरल का कोई इसमें मतलब नहीं है। जो सबसे ज़्यादा फैमिली की इम्पोर्टेंस थी वो, या परिवारवाद की जो बात होती थी वो रूरल में थी, और आज भी ऐसा आप देखते ही हैं, परिवारवाद की जो बात होती है वो ग्रामीण समाज में ज़्यादा होती है। वहाँ पे परिवार बहुत कुछ रहता है, उसके लिए आप देख ही रहे हैं कितना सब कुछ हो जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विविधता पर आधारित एकता को दुर्खीम किस रूप में विवेचित करते हैं। तो यूनिटी बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय दुर्खीम एज मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सोशल सॉलिडारिटी और इकोनॉमिक सॉलिडारिटी की तो वो बात ही नहीं करते हैं। तो जो यूनिटी बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी होगी तो वो किस में हो जाएगा, और आपको मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था दुर्खीम में, तो उसमें सारे ही इनके कॉन्सेप्ट बताए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, सावयव एकता, यानी जो डाइवर्सिटी होगी वो मॉडर्न सोसाइटी में होगी, और मॉडर्न सोसाइटी में कौन सी यूनिटी पाई जाती है या सॉलिडारिटी पाई जाती है, वो है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी यानी सावयवी एकता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टायर ऑफ
द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन एक सोपानत्री स्त्री पंचायती राज व्यवस्था में नहीं है? तो वो आपको बताना है। तो आपको पता ही है, जिला की बात हुई है, विकास खंड की हुई है, गांव की हुई है, लेकिन सिटी जो है वो उसमें 3 टायर सिस्टम में नहीं आता है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन वो निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? तो केवल यही नगरीय भौगोलिक क्षेत्रों का ही नहीं करते हैं, बल्कि और भी चीज़ों का करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ है वो आपको बतानी है। पर्सनल लाइफ, कम्युनिटी लाइफ, इंटेलेक्चुअल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ? तो वो करते हैं कम्युनिटी लाइफ यानी सामुदायिक जीवन की बात। तो ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्रों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वरन सामुदायिक जीवन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, कम्युनिटी लाइफ का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट? निम्न में से अमूर्त क्या है वो आपको बताना है। तो कम्युनिटी क्या है? अमूर्त है। विलेज अमूर्त है, या फिर सोशल रिलेशन अमूर्त है, या फिर कंट्री अमूर्त है। समुदाय आप देख सकते हो, गांव आप देख सकते हो, देश आप देख सकते हो, लेकिन संबंधों क्या आपको आप देख सकते हो? अगर संबंध दिखते होते तो आज जो भी लड़ाई होती है कि कौन किसको कितना मानता है, तो वो लड़ाई ही नहीं होती। तो जो सोशल रिलेशन है वो अब्स्ट्रैक्ट है, वो दिखता नहीं है कौन रियल है, कौन किसके मन में क्या चल रहा है, वो कुछ भी पता नहीं चलता। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? अमूर्त हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुर्कheim के अनुसार निम्नलिखित में से श्रम विभाजन के अमान्य प्रारूप क्या हैं? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एबनॉर्मल फॉर्म्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू दुर्कheim? एबनॉर्मल फॉर्म्स देखने हैं आपको, तो वो हो जाएंगे विश्रंख श्रम विभाजन, आरोपित श्रम विभाजन, या एक अमान्य श्रम प्रारूप। तो एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? एबनॉर्मल का फॉर्म है। मैंने आपको जब दुर्कheim पढ़ाया था तो उसमें दोनों ही फॉर्म पढ़ाए थे, नॉर्मल और एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीज़न, और उसमें अच्छे से बताया था एग्जांपल देके। तो उसमें ये सब कुछ मैंने कवर किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा एनॉमिक डिवीज़न ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? एक अमान्य प्रारूप है। फोर्स डिवीज़न ऑफ लेबर भी अमान्य प्रारूप हो जाएगा, और अनदर यहाँ पे एबनॉर्मल लिखा ही है तो ये भी एबनॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से सारे ही सही हैं। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नौकरशाही के विकास कारणों एवं परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाला पहला समाजशास्त्री कौन सा था? तो ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पता ही है ब्यूरोक्रेसी पे जो सबसे ज़्यादा काम है वो किसका है? वेबर का है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो है जनसांख्यिकी संक्रमण। मैंने देखा है जो डेमोग्राफी में है उसमें अभी इसके पहले ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी पूछा गया था वो, और ट्रांजिशन थ्योरी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा आती हैं। यूजीसी नेट हायर इन सब में बहुत कंफ्यूज कर देती हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसमें कितने स्तर से वो गुजरता है। तो ये आपको बताना है कि कितने स्टेजेस हैं। तो जो पहले स्टेजेस की बात हो रही थी वो 2 स्टेजेस, 4 स्टेजेस, 3 स्टेजेस या फिर 5 स्टेजेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 5 स्टेजेस, क्योंकि 5 स्टेजेस की जो बात की थी वो कॉलिंग क्लार्क ने बात की थी। 5वीं स्टेज जो बात की थी वो क्लार्क ने बात की थी। इसके पहले जो 4 स्टेजेस की बात पूछी जाती है या 4 स्टेजेस की बात किसने की है, तो उसमें फ्रैंक नोएल आते हैं, तो उन्होंने इनकी बात की थी। तो आपको वो भी पता होना चाहिए, कहीं पूछ ले। तो उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की थी। बाद में जो मॉडर्न और उसको इम्प्रूव किया गया तो 5 स्टेज की बात की कॉलिंग क्लार्क ने। तो ये भी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है, बाकी कोई फोर्स नहीं करना है कि आप इसको देखें या समझें। आपका जो आंसर है वो यहाँ पे 5 स्टेजेस हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती, तो अभी जो स्तर हैं वो 5 हैं, 5 स्तर की बात हो चुकी है। तो इस तरह से हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें जितना भी एक्स्ट्रा हो सकता था वो बताया। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बताया है, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, तो मैंने उस हिसाब से टाइम को देखते हुए कम ही एक्सप्लेन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको अदर ऑप्शंस पे भी काम करना चाहिए। जैसे आंसर तो आपको पता चल गया, अब ज़रूरी नहीं कि ये सेम क्वेश्चन ही रिपीट हो सकता है वो ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, या इनको कोई क्वेश्चन के रूप में बना दे। तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता देती हूँ।
तो चलिए, मुझे जितना इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे। और इसी के साथ हमने 150 क्वेश्चंस को कवर किया। अभी जो हमारे बाकी रह गए वो बचे हैं 50, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और इसी के साथ हम पूरे ही 200 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।